हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हम वीडियो फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एपीकल्चर से रिलेटेड, जो कि हनी बी के बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ था। ये वीडियो का आप लोगों का सेकंड पार्ट होगा। इसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि मधुमक्खियों की कितनी जातियाँ होती हैं और किस प्रकार से इनका एपीकल्चर का पालन किया जाता है और कौन कौन सी इसमें क्रियाएँ होती हैं, कौन कौन सी क्रियाएँ मधुमक्खी करती हैं। ठीक है, तो वीडियो में लगातार बने रहिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, वीडियो में कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताई जाएंगी। चलिए देखते हैं इसके जीवन चक्र, इसकी मधुमक्खी की सबसे पहले जातियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसकी कौन कौन सी जातियां हैं। तो नंबर 1 पर बात करते हैं कि एपिस मेलिफेरा यूरोप की तथा एपिस इंडिका भारत की मधुमक्खी है। एपिस मेलिफेरा जो होती है ये यूरोप की तथा एपिस इंडिका जो होती है ये भारत की मधुमक्खी मानी जाती है। ठीक है, इन्हें मधुमक्खी पालन के लिए पाला जाता है। मधुमक्खी पालन एक लघु उद्योग होता है। मधुमक्खी पालन जिसे एपीकल्चर कहते हैं, ये क्या होता है, ये एक लघु उद्योग की श्रेणी में आता है। नंबर 2 पर बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2। इसमें क्या होता है कि शहद की मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है जिसमें बहुरूपता एवं श्रम विभाजन पाया जाता है। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खी किस प्रकार का कीट है, बहुरूपता एवं श्रम विभाजन वाला, या फिर कई सारे ऑप्शन आप लोगों को दिए जाएंगे। इस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन इससे बनते हैं। नंबर नेक्स्ट पे पॉइंट पर बात करते हैं, तो ये बताया गया है इसमें कि एक सामान्य छत्ता 30 से 90 सेंटीमीटर व्यास का होता है। इसका जो छत्ता होता है वो कितना होता है, 30 से 90 सेंटीमीटर व्यास का माना जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इसमें मधुमक्खियों की संख्या 50 से 60 हज़ार होती है। इसमें क्या होता है, इसमें मक्खियों की जो संख्या होती है एक छत्ते में कितनी होती है, 50 से 60 हज़ार की होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, इनकी एक कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। रानी मक्खी, नर मक्खी या ड्रोन्स जिसे बोलते हैं, तथा श्रमिक मक्खियाँ पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार की मक्खियाँ होती हैं, एक रानी मक्खी, नर मक्खियाँ होती हैं या जिन्हें ड्रोन्स कहते हैं, तथा श्रमिक मक्खियाँ भी होती हैं। अब बात करते हैं इनका जो कुछ स्पेशल प्रकार का जो डांस होता है, एक प्रकार का मतलब जो नाच होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो संचार एवं मधुमक्खी का नाच, मधुमक्खी जो नाचती हैं वो किस प्रकार से, मतलब किस लिए नाचती हैं, ऐसे वो मनोरंजित होकर नहीं नाचती हैं। उनका जो होता है संचार का माध्यम होता है नाचना। ठीक है, तो ये संचार के माध्यम से क्या बताती हैं, देखते हैं। तो भोजन की खोज में निकलने वाली मधुमक्खियाँ सूर्य की स्थिति, ऊंची इमारतों, पुष्पों की सुगंध से मार्ग की पहचान करती हैं। जो मधुमक्खी होती है वो किस प्रकार से करती है, मतलब सूर्य की स्थिति, मतलब सूर्य की स्थिति किस दिशा में है, उस प्रकार से ऊंची इमारतों तथा पुष्पों की सुगंध की मार्ग से पहचान कर लेती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि अर्नेस्ट स्विट्जनर 1788 ने इन्होंने बताया था कि मधुमक्खियां निश्चित प्रकार के प्रचलन को संचार माध्यम बनाती हैं तथा इस विशेष गति को मधुमक्खी का नृत्य कहा जाता है। ये निश्चित प्रकार के कुछ प्रचलन होते हैं, उनको ही संचार माध्यम बनाती हैं, जिसे कि क्या कहा जाता है, मधुमक्खी का नृत्य कहा जाता है। नंबर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें बताया गया कि बाद में कार्ल बॉन फ्रिस ने 1948 से 1969 में मधुमक्खी के नृत्य की व्याख्या की। इसमें इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी मिला। अब कार्ल बॉन फ्रिस को मधुमक्खी के किस क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो इसके मधुमक्खी के नृत्य की जो व्याख्या की उसके लिए इनमें क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसमें यहाँ पर कई सारे नृत्य बताए गए हैं, इसमें देख लेते हैं कौन सा नृत्य किस प्रकार से करती थी। तो मधुमक्खियों के निम्न प्रकार के नृत्य देखा गया था। नंबर 1 पर बात करते हैं गोल नृत्य। कौन सा था, नंबर 1 पर आता है गोल नृत्य। यह नृत्य बताता है कि भोजन स्रोत 36 से 75 मीटर से कम दूरी पर है। इसमें भोजन स्रोत की दिशा का बोध मधुमक्खियों के शरीर पर लगी पुष्पों की गंध से किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो भोजन का स्रोत होता है वो 75 मीटर से ही कम दूरी पर होता है, तथा दिशा का ज्ञान कैसे होता है कि मधुमक्खियों के शरीर पर लगी जो पुष्पों की गंध होती है उससे पता चल जाता है। नंबर 2 पर आता है दुम हिलाने वाला नृत्य। अब दुम हिलाने वाला नृत्य क्या बताता है हमें, देखते हैं कि इसके द्वारा दूर स्थित भोजन स्रोत की सूचना दी जाती है तथा नृत्य की गति, दुम हिलाने की गति तथा ध्वनि की तीव्रता से भोजन स्रोत की दूरी का पता लगाया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नंबर 3 पर। इसमें बताया गया है, इसमें एक पॉइंट दिया गया है कि यदि दुम हिलाते हुए सीधी रेखा पर गति ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होती है तो भोजन स्रोत सूर्य की दिशा की में स्थित होता है। नंबर 2 पर बात की गई, यदि दुम हिलाते हुए गति सीधी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है तो भोजन स्रोत सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, ये इनके संकेत होते हैं जो कि बताते हैं, अगर ऊपर की सूर्य की दिशा में स्थित होता है तो ये सीधी रेखा में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करती हैं। ठीक है,
अगर भोजन सूर्य की विपरीत दिशा में होता है तो ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करती हैं। ठीक है, अब इसकी लाइफ साइकिल के बारे में देख लेते हैं। लाइफ साइकिल के बारे में कुछ पॉइंट बताए गए हैं यहाँ पर, इसमें हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि रानी मक्खी प्यूपा में निकलने के पश्चात नर मक्खियों के साथ हवा में उड़ती हैं और उड़ते उड़ते ही नर एवं रानी मक्खी में मैथुन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, उड़ते उड़ते ही नर एवं रानी मक्खी में मैथुन होता है तथा मैथुन के समय नर के जनन अंग इतनी अधिक शक्ति से शरीर से बाहर आते हैं कि वे पुनः वापस नहीं जा सकते और रानी मक्खी से ही लगे रह जाते हैं। फलस्वरूप नर की मृत्यु हो जाती है। मैथुन के पश्चात रानी मक्खी अंडे देना प्रारंभ कर देती है तथा रानी मक्खी 2 प्रकार के अंडे देती है। अब यहाँ पर बताया गया कि रानी मक्खी जो अंडे देती है वो 2 प्रकार के अंडे देती है। नंबर ए पर बात की गई निषेचित द्विगुणित अंडे, इनसे श्रमिक एवं रानी मक्खियाँ विकसित होती हैं। अब 2 प्रकार के बताए गए हैं। नंबर बी पर बात की गई अनिषेचित आगुणित अंडे, मतलब इनमें क्या होता है, जिनसे नर मधुमक्खियाँ विकसित होती हैं। ठीक है, आगे बात की गई है, आगे बताया गया प्यूपा से पूर्ण मक्खी निकलती है। जिस प्रकार जनन होते रहने पर एक समय ऐसा आता है कि जब छत्ते में और अधिक मक्खियों के लिए स्थान ही नहीं रह जाता है, तब रानी मक्खी अपने श्रमिकों के साथ छत्ते को छोड़कर उड़ जाती है और नया छत्ता बना लेती है। ठीक है, ये छत्ते किस प्रकार से चेंज होते हैं ये आप लोगों को बता दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, और देखते हैं वर्धन के पश्चात जो रानी मक्खी सबसे पहले कोष्ठक से बाहर निकलती है, छत्ते की रानी बन जाती है और अन्य वर्धन करती हुई रानियों को डंक मारकर नष्ट कर देती हैं। ठीक है, ये आप लोगों को बताया गया है। आगे बात करते हैं कि मधुमक्खी पालन जो एपीकल्चर होता है ये क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है। तो व्यावसायिक स्तर पर मधु एवं मोम प्राप्त करने हेतु जब विभिन्न देशों में लोग मधुमक्खी पालन करते हैं, इसके लिए बड़े बड़े मधुमक्खियों के फॉर्म स्थापित किए जाते हैं। इन्हें मधु वाटिकाएँ कहते हैं। इनसे मधुमक्खी पालन वैज्ञानिक विधियों से किया जाता है। अनेक देशों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा हेतु परिषदें, बोर्ड्स एवं निगम, कॉरपोरेशन बने हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एपीकल्चर इसे कहा जाता है, मधुमक्खी पालन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।